डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर का सामने आया बयान। कहा, आज की दुनिया गठबंधन की राजनीति जैसी, भारत को लचीला बने रहना चाहिए। हिजाब को लेकर चर्चा में आई नुसरत परवीन की नौकरी पर अब भी सस्पेंस बरकरार। नुसरत परवीन अब भी ज्वाइन नहीं किया गया है ड्यूटी। नीतीश के हिजाब हटाने को लेकर नुसरत आई थी चर्चा में। इलाहाबाद हाई कोर्ट सक्रिय वकालत नहीं करने वाले वकीलों के मामले में कोर्ट सख्त। हाई कोर्ट ने वकीलों के मामले में मांगी जानकारी। कोर्ट ने 98 वकीलों के खिलाफ लिया स्वतः संज्ञान। दिल्ली में ठंड प्रदूषण का डबल अटैक। दिल्ली एनसीआर में स्मोक की घनी चादर। घने कोहरे से थमी रफ्तार। कई इलाकों का AQI 400 पार। मरीजों की बड़ी परेशानी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य गठबंधन की राजनीति की तरह है, जहां निष्ठाएं लगातार बदलती रहती हैं। उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे परिदृश्य में लचीला रुख अपनाते हुए अपने हितों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जयशंकर कूटनीति से विमर्श विषय पर बातचीत कर रहे थे। बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि ज्वाइनिंग की समय सीमा को विशेष मामले में आगे बढ़ाया गया है। दरअसल सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था और चयनित आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। इस दौरान जब महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नकाब पहने देखा तो पूछा कि ये क्या है। इसके बाद उन्होंने नकाब हटा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने बताया कि जानकारी मिली है कि ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 20 दिसंबर के बाद बढ़ा दी गई है। अब यह देखना होगा कि नुसरत परवीन सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करती हैं या नहीं। हालांकि सिविल सर्जन ने एक नई डेडलाइन स्पष्ट नहीं की है। आपको बता दें कि बिहार में हिजाब को लेकर चर्चा में आई आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम तक उन्होंने पदभार ग्रहण नहीं किया, जबकि ज्वाइनिंग की समय सीमा को विशेष मामले में आगे बढ़ाया गया है। दरअसल सोमवार को पटना स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिस्सा लिया था और चयनित आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे थे। इस दौरान जब महिला डॉक्टर नुसरत परवीन नियुक्ति पत्र लेने मंच पर पहुंची तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नकाब हटा पहने देखा और पूछा कि ये क्या है। इसके बाद उन्होंने नकाब हटा दिया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पटना के सिविल सर्जन अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि नुसरत परवीन ने शनिवार शाम 7 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने ये भी बताया और उनको जानकारी मिली है कि ज्वाइनिंग की अंतिम तारीख 20 दिसंबर के बाद बढ़ा दी गई है। अब यह देखना होगा कि नुसरत परवीन सोमवार को ड्यूटी ज्वाइन करती हैं या नहीं। हालांकि सिविल सर्जन ने नई डेडलाइन स्पष्ट नहीं की है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं संग बैठक हुई। इस बैठक संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनकी आखिरी बैठक है। उन्होंने पहली बैठक भी यूपी के पदाधिकारी के साथ ही की थी और बतौर अध्यक्ष ये एक तरीके से उनकी आखिरी बैठक है। इस दौरान पदाधिकारी के साथ एसआईआर का मुद्दा छाया
छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारी को फिर चेतावनी दी कि वह एसआईआर में पिछड़ रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक अपने समर्थक बीएलओ के बढ़ चढ़कर अपने वोट बनवा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य वरिष्ठ नेताओं संग बैठक हुई और इस बैठक संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ यूपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और पार्टी पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान बैठक में जेपी नड्डा ने कहा कि यह उनकी आखिरी बैठक है। उन्होंने पहली बैठक भी यूपी के पदाधिकारी के साथ ही की थी और बतौर अध्यक्ष यह एक तरीके से उनकी आखिरी बैठक है। इस दौरान पदाधिकारी के साथ एसआईआर का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी पदाधिकारी को फिर चेतावनी दी कि वह एसआईआर में पिछड़ रही है, जबकि समाजवादी पार्टी नेता और समर्थक अपने समर्थक बीएलओ के बढ़ चढ़कर अपने वोट बनवा रहे हैं। दिल्ली के उस बंद कमरे में नोटों की गड्डियां इस कदर बिखरी हुई थी कि सीबीआई के अनुभवी अफसरों की भी आंखें फटी रह गई। अलमारियां खोली गईं तो कपड़े कम और गुलाबी नोटों के बंडल ज्यादा थे। आलम यह था कि छापेमारी करने गई टीम नोट गिनते गिनते थक गई, लेकिन खजाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली वर्दी के पीछे भ्रष्टाचार का ऐसा विभत्स चेहरा छिपा हुआ था, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। 2.25 करोड़ रुपए का कैश, दुबई से जुड़े तार और पति पत्नी दोनों ही कर्नल रैंक के अधिकारी। यह महज एक रिश्वत का मामला नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। जब रक्षक ही करोड़ों के लालच में भक्षक बन जाए तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने रक्षा गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जब सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित दीपक शर्मा के आवास पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी फिल्म सीन जैसा था। घर के कोनों से कुल 2.23 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। नोटों की गिनती के लिए लाई गई मशीनें भी गर्म हो गईं और अधिकारियों को घंटे तक पसीना बहाना पड़ा। श्रीगंगानगर से भी 10 लाख रुपए नकद और कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। ये भारी भरकम रकम बता रही है कि यह खेल लंबे समय से चला रहा था। आपको बता दें कि दिल्ली के उस बंद कमरे में नोटों की गड्डियां इस कदर बिखरी हुई थी कि सीबीआई के अनुभवी अफसरों की भी आंखें फटी रह गई। अलमारियां खोली गईं तो कपड़े कम और गुलाबी नोटों के बंडल ज्यादा थे। आलम यह था कि छापेमारी करने गई टीम नोट गिनते गिनते थक गई, लेकिन खजाना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली वर्दी के पीछे भ्रष्टाचार का ऐसा भीभत्स चेहरा छिपा होगा, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। 2.25 करोड़ रुपए का कैश, दुबई से जुड़े तार और पति पत्नी दोनों ही कर्नल रैंक के अधिकारी। यह महज एक रिश्वत का मामला नहीं बल्कि भरोसे का कत्ल है। जब रक्षक ही करोड़ों के लालच में भक्षक बन जाए तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। सीबीआई की इस कार्रवाई ने रक्षा गलियारों में हलचल तेज हो गई। जब सीबीआई की टीम दिल्ली स्थित दीपक शर्मा के आवास पर पहुंची तो वहां का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा था। घर के कोनों से कुल 2.23 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई। नोटों की गिनती के लिए लाई गई मशीनें भी गर्म हो गईं और अधिकारियों को घंटे तक पसीने बहाने पड़े। श्रीगंगानगर से भी 10 लाख रुपए नकद और कई संदिग्ध दस्तावेज जब्त किए गए। ये भारी भरकम रकम बता रही है कि ये खेल कितने लंबे समय से चला आ रहा था। झारखंड के चाईबासा में नोआ मुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक अमानवीय स्थिति तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैली में लेकर रात में सुदूर जंगल क्षेत्र स्थित अपने गाँव
लौटना पड़ा। आपको बता दें, मजबूर पिता ने काफी देर तक अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार किया। उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई। वहीं पिता ने अपने 4 माह के बच्चे का शव थैली में भरकर घर चला गया। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे को उनके पिता 18 तारीख को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, जिसकी इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं आने पे बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनके पिता डिम्बा चतोवा ने जाने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि झारखंड के चाईबासा में नोवा मुंडी प्रखंड के बालजोड़ी गांव की घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। एक असहाय पिता डिम्बा चंतोबा अपनी 4 माह की नवजात शिशु को इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा लाया था, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई। इससे भी अधिक अमानवीय स्थिति तब सामने आई जब अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण पिता को अपने मृत शिशु का शव थैली में लेकर रात में सुदूर जंगल क्षेत्र स्थित अपने गांव लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मजबूर पिता ने काफी देर तक अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार किया। उसके बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं आई। वहीं पिता ने अपने 4 माह के बच्चे का शव थैली में भरकर घर ले चला। वहीं अस्पताल के सिविल सर्जन से बात करने पर सिविल सर्जन ने कहा कि बच्चे को उनके पिता 18 तारीख को इलाज के लिए अस्पताल लाए थे, जिसकी इलाज शुरू कर दिया गया था, लेकिन सुधार नहीं आने पे बच्चे को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, लेकिन उनके पिता डिम्बा चतोवा जाने से इनकार कर दिए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों के मामले में जानकारी मांगी है जो सक्रिय वकालत नहीं करते, अन्य कार्य नहीं करते और जो गिरोहबंद कानून के तहत अभियुक्त हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इटावा निवासी अधिवक्ता मोहम्मद कफील की याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों के पुलिस कमिश्नरों, सीनियर पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित कराएं कि थाना अध्यक्षों द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रभाव, दबाव या बाहरी बातों से मुक्त हो। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी का वो पत्र रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कहा गया कि ऐसे वकीलों का लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस निलंबित किया जाएगा जिनकी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल रखी है अथवा जो गैंगस्टर के रूप में दर्ज है। काउंसिल की तरफ से ये भी बताया गया कि ऐसे 98 वकीलों के खिलाफ उसने स्वतः संज्ञान लिया और 23 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे वकीलों के मामले में जानकारी मांगी है जो सक्रिय वकालत नहीं करते, अन्य कार्य नहीं करते और जो गिरोहबंद कानून के तहत अभियुक्त हैं। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने इटावा निवासी अधिवक्ता मोहम्मद वकील की याचिका की सुनवाई करते हुए संबंधित जिलों के पुलिस कमिश्नरों, सीनियर पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि वह इस प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करें और यह सुनिश्चित कराएं कि थाना अध्यक्षों द्वारा दी गई जानकारी किसी भी प्रभाव, दबाव या बाहरी बातों से मुक्त हो। कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी का वो पत्र रिकॉर्ड कर लिया जिसमें कहा गया है कि ऐसे वकीलों का लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस निलंबित किया जाएगा जिनकी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल रखी है अथवा जो गैंगस्टर के रूप में दर्ज है। काउंसिल की तरफ से यह भी बताया गया कि ऐसे 98 वकीलों के खिलाफ उसने स्वतः संज्ञान लिया और 23 के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। खबर का रुख करेंगे, जो बात करेंगे दिल्ली के वायु प्रदूषण के बारे में। राजधानी में स्थानीय कारकों के कारण अधिक प्रदूषण का बढ़ रहा है स्तर। हवा की गति धीमी होने के कारण लगातार 5वें दिन भी हवा बेहद खराब श्रेणी में बरकरार है। सुबह की शुरुआत धुंध और कोहरे की मोटी परत से हुई, साथ ही स्मॉग की घनी चादर भी दिखाई दी। इस कारण कई इलाकों में दृश्यता भी बेहद कम रही। इससे लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में मरीजों को परेशानी हुई। दृश्यता बेहद कम होने से सड़कों और हवाई यातायात पर असर पड़ा। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार सुबह राजधानी का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज किया गया है। ये हवा की बेहद खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 400 पार भी दर्ज किया गया है।
नमो भारत रेल में छात्रा व युवक का आपत्तिजनक वीडियो सामने आया है। यह वीडियो रेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसे एनसीआरटीसी के ही एक कर्मचारी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। उस कर्मचारी को उच्च अधिकारियों ने बर्खास्त कर दिया है। ये घटना मुरादनगर व मोदीनगर के बीच की है। इस घटना ने नमो भारत रेल की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पर 4 वीडियो प्रसारित हुए हैं और चारों वीडियो नमो भारत रेल के अंदर के हैं। 2 सीट पर एक छात्रा व एक युवक बैठा है। दोनों ट्रेन में आपत्तिजनक स्थिति में है, अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं। दोनों बेखौफ हैं। उनके आसपास की सभी कुर्सियां भी खाली हैं। शायद छात्रा व युवक को नहीं पता था कि उनकी पूरी करतूत रेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है। यह घटना 24 नवंबर की शाम की है। बताया जा रहा है कि रेल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए एनसीआरटीसी के किसी कर्मचारी ने मोबाइल में वीडियो को रिकॉर्ड कर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किया। अब शनिवार को यह वीडियो सामने आया तो अधिकारी हरकत में आए। एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड करने वाले कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया है। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी विभाग गंभीर है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तानी सूर्य कुमार यादव करेंगे, जबकि खराब फॉर्म से जूझ रहे शुभमन गिल टीम का पार्ट नहीं है। टीम का उप कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है। 15 सदस्यीय टीम में विकेट कीपर, बल्लेबाज ईशान किशन और मिडिल ऑर्डर बैटर रिंकू सिंह भी शामिल है। ईशान लगभग 2 साल बाद भारतीय टीम में लौटे हैं। ईशान को अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है। मुंबई स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के हेडक्वार्टर्स में चयनकर्ताओं की मीटिंग हुई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर और कप्तान सूर्य कुमार यादव भी मौजूद रहे। शुभमन गिल को बाहर करना हैरत भरा है, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका सीरीज तक टीम के उप कप्तान थे। शुभमन को खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। जितेश शर्मा भी 15 सदस्यीय टीम का पार्ट नहीं है। यही स्क्वाड न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज में भी हिस्सा लेगी। भारतीय टीम से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में शामिल किया गया है। शमी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने चोट से उभरने के बाद बंगाल की तरफ से घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी की। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में वर्तमान सत्र में अभी तक सभी प्रारूप में 36 विकेट लिए हैं। भारतीय घरेलू सत्र की शुरुआत रणजी ट्रॉफी से हुई, जिसमें शमी ने 4 मैच में 18.60 के औसत से 20 विकेट लिए। उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टी20 टूर्नामेंट में भी अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 7 मैचों में 14.93 की औसत से 16 विकेट हासिल किए। अब विजय हजारे में आकाशदीप और मुकेश कुमार के साथ बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। इस टीम में शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन को कप्तान बनाया गया है। बंगाल को एलीट ग्रुप बी में रखा गया है और वह 24 दिसंबर को राजकोट में विदर्भ के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इस ग्रुप की अन्य टीमें असम, बड़ौदा, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में हैं। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डीओजी की आधिकारिक सार्वजनिक वेबसाइट से एप्स्टीन केस से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अचानक हटा दिए गए। यह घटना महज एक तकनीकी गलती है या किसी बड़े सच को छिपाने की कोशिश, इस पर अब सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि ये फाइलें एक दिन पहले ही वेबसाइट पर डाली गई थी, लेकिन अगले ही दिन वे पूरी तरह गायब हो गईं। सबसे ज्यादा ध्यान इस बात ने खींचा कि हटाए गए रिकॉर्ड्स में एक ऐसी तस्वीर भी थी जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे थे।
जो दस्तावेज सार्वजनिक पोर्टल से हटे हैं, उनमें कई ऐसी तस्वीरें और फाइलें थी जो एप्स्टीन की निजी संपत्ति से जुड़ी बताई जा रही थी। इनमें उसके घर में मौजूद कलाकृतियों, फर्नीचर और निजी डॉलर से जुड़ी तस्वीरें शामिल हैं। कुछ तस्वीरों को लेकर दावा किया गया कि वे आपत्तिजनक प्रकृति की भी थी। इन फाइलों में एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें जेफरी एप्स्टीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और घिक्सेल मैक्सवेल नजर आ रहे थे। यही तस्वीर इस पूरे मामले को और ज्यादा संवेदनशील बना रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।